नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एनडीए गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का वो स्वरूप जो अभी सत्ता में है, वो कितना अस्थायी है, कितना गठबंधन है, कितना साझा है और कितना अंदर से एकजुट है। दरअसल ये सारी बातें अब मृग मरीचिका लगने लगी है और इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये गठबंधन करीब करीब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। यूं कहें कि वैचारिक धरातल जब इस गठबंधन का था ही नहीं, तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिखर चुका गठबंधन है। इस गठबंधन का नेतृत्व एक तरफ चुनावी हिंदुत्व की बिसात पर बनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस गठबंधन के दो प्रमुख घटक संघवाद और समाजवाद में भरोसा करने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है, तो एक तरफ दक्षिण की पार्टी टीडीपी है, सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाली, धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करने वाली पार्टी। वहीं तीसरी तरफ समाजवाद और परिवारवाद का एक बेहतरीन घालमेल प्रस्तुत करने वाली पार्टी चिराग पासवान की पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। तो चौथी तरफ गुवाहाटी मॉडल से बनी हुई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी भी है। भारत रत्न की राजनीतिक सौदेबाजी में एनडीए के साथ खड़ी हुई राष्ट्रीय लोकदल भी है। तो ईडी कृपा से बनी हुई पार्टी बताई जा रही अजीत पवार का गुट भी है, एनसीपी। कितने घटकों के नाम आप गिनेंगे? जीतन राम मांझी की पार्टी है ही, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है ही, अनुप्रिया पटेल की अपना दल है ही। और इस गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन का क्या होगा और क्या होगा, ये आज चर्चा करने की नौबत क्यों आई है, तो जरा इसे देखने की, परखने की कोशिश करें तो कई बातें साफ हो जाती है कि ये अंदर से बिखर चुका गठबंधन है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा घटक है इस गठबंधन का, उसके नेता बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का बिल सरकार लेकर आती है तो सरकार के अंदर से विरोध होता है, जेडीयू में, टीडीपी में, और इसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी विरोध में खड़ी होती है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर करीब करीब सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर खुलकर इसके विरोध में खड़ी हो जाती है और अंततः बीजेपी को उस पूरी पॉलिसी को, सरकार को स्क्रैप करना पड़ता है। अब इसके आगे की परिस्थिति देखें, ब्रॉडकास्ट बिल हो, इसके साथ साथ इस देश में जनगणना को लेकर हो कि जाति जनगणना होगी या सामान्य जनगणना होगी। जनगणना वैसे ही 3.5 साल लेट चल रही है, अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है। और इसके साथ साथ जिस तरह की चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने से आ रही है, मुद्दा आधारित विरोध बढ़ता जा रहा है, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति आधारित एकता क्या इस गठबंधन के स्वरूप को बचा पाएगी? याद रखिए, सियासत में व्यक्ति आधारित एकता कभी होती नहीं है। गठबंधन हमेशा मुद्दा आधारित ही होता है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम टाइप मुद्दा, जिसका यहां नितांत अभाव है। और इस अभाव के बीच में जब विपक्ष का गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, वो सत्ता की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है कि जहां एक दो पार्टनर टूटे कि सत्ता में इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन द्वारा समर्थित कोई सरकार होगी, तो उस परिस्थिति में इस गठबंधन का स्वरूप तो और ज्यादा टेम्पररी यानी अस्थायी दिखाई देना शुरू हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी एक तरफ विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, इजराइल के मुद्दे पर सरकार की नीति से अलग राय रख रहे हैं, उससे अपना विरोध जता रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप देखें तो चिराग पासवान से लेकर अजीत पवार तक, अजीत पवार तो जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, जेडीयू का एजेंडा ही है और टीडीपी इसके विरोध में कहीं खड़ी नहीं है। तो सवाल ये उठता है, बीजेपी करे तो क्या करे? सरकार बचाए या पार्टी और संगठन का अस्तित्व और विचारधारा बचाए? इस दोराहे पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी दरअसल देश की जनता को एक ऐसे मोड़ पर लाकर देखने पर विवश कर रही है जहां जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन जो सत्ता में है, वो एक तरफ अल्पसंख्यकों के आरक्षण का विरोध करता है, वहीं इस गठबंधन की घटक जिनके बूते सरकार चल रही है, वो आंध्र प्रदेश में इसका समर्थन कर रहा है। जाति जनगणना के विरोध में ये खुलकर खड़े नहीं हो पाते,
लेकिन वो कराना नहीं चाहते। जनता दल यूनाइटेड वो कराना चाहती है, आरक्षण बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी का दबाव बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच किसानों के मुद्दे से लेकर पेंशन के मुद्दे तक सरकार कोई कदम उठा रही है, वो कदम सरकार के लिए अलग जी का जंजाल बनता जा रहा है। अग्निवीर का मुद्दा आप देख चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है और इन सारी परिस्थितियों में जब सहयोगी दलों के ऊपर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इस जनता के बढ़ते हुए दबाव के बीच भला ये सहयोगी दल अपना बचाव करेंगे या बीजेपी का बचाव करेंगे? स्वाभाविक है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी सहयोगी दल किसी के लिए अपने जनाधार को खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे वो एनडीए का हो या इंडिया का हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, वो एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, वो जयंत चौधरी हो या अनुप्रिया पटेल हो, वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, सभी के सभी अपने राजनीतिक एजेंडे को जब खुले चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के फंडामेंटल्स के विरोध में नजर आ रहा है। और जब उनके विरोध में नजर आ रहा है, तो इस गठबंधन के टिकने की गुंजाइश महाराष्ट्र के चुनाव के बाद दिखाई नहीं देती। तो क्या महाराष्ट्र के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या अलायंस पार्टनर उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे? जब जनता का दबाव होता है तो भूल जाइए कि कौन प्रधानमंत्री है और कौन देश की सत्ता में है। जनता के दबाव ने इंदिरा गांधी की उस ताकतवर सत्ता को भी विपक्ष में ले जाकर बिठा दिया था। 400 से ऊपर सीटें, 400 पार जहां किसी का सपना हो सकता है, वहां 400 पार को हकीकत में बदलने वाले प्रधानमंत्री को सीधे 200 के नीचे पटक कर विपक्ष में बिठा देने का काम इस देश की जनता ने किया था। सहयोगी दल इस परिस्थिति को जान रहे हैं। एससी एसटी वर्गीकरण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में आया, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पा रही। और जब बीजेपी बोल नहीं पा रही है, तो फिर सामाजिक विमर्श और समता के, इक्वलिटी के मुद्दे को समरसता के सहारे दबाने की जो कोशिश होती है, उस समरसता भी कहीं ना कहीं एक ऐसे माहौल में धाराशायी होती हुई दिखाई दे रही है जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाज के अलग अलग वर्गों की चेतना, कम्युनिटी कॉन्शसनेस, चाहे वो कम्युनिटी बेरोजगारों की हो, चाहे वो किसानों की हो जो एमएसपी गारंटी मांग रही है, स्वामीनाथन फॉर्मूला मांग रही है, चाहे वो अलग अलग भाषाई कम्युनिटी हो, चाहे वो जातीय और सामुदायिक आधार पर बनी हुई कम्युनिटी हो, हर जगह से जब बीजेपी के लिए चुनौती आ रही है, तो उस हालात में गठबंधन सहयोगी अपना देखें या बीजेपी का देखें। ललन सिंह जेडीयू के नेता, केंद्रीय मंत्री, सदन में तो वक्फ बोर्ड के बिल का समर्थन कर बैठे थे, लेकिन जब पार्टी के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हुई और पार्टी ने अलग स्टैंड दिखाना शुरू कर दिया, आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी, उसके बाद नौबत ये आई कि कल ललन सिंह पटना में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं पर अपनी तरफ से बर्फ डालने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे कहने का आशय ऐसा नहीं था, जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से लिया जाएगा और सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। स्वाभाविक है वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन क्या सरकार में होने का एहसास भाजपा के मंत्रियों को भी पिछले 10 साल में हुआ है कि ललन सिंह को हो जाएगा? सत्ता में होने का एहसास होता तो 12 सांसदों वाली, दर्जन भर सांसदों वाली पार्टी जिसकी बैसाखी पर सरकार टिकी है, उसे बकरी भैंस चराने वाला मंत्रालय नहीं मिलता। ये हालात जब सत्ता में बने हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार को टिका पाना, एनडीए के मौजूदा स्वरूप को बनाए रख पाना महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव के बाद मुमकिन नहीं लगता। हरियाणा में तो चुनाव की तारीखें बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। क्या हरियाणा की परिस्थितियों ने डरा दिया है? क्या महाराष्ट्र की परिस्थितियों ने बीजेपी को राजनीतिक तौर पर डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है? दरअसल बीजेपी चुनाव से सबसे ज्यादा डरती है। लोकतंत्र को चुनाव तंत्र बना देने की जो कवायद है, स्वाभाविक है कि डर किससे लगता है? तो चुनाव से। और इस डर के आगे जनता का वो आक्रोश है जो एक दिन में नहीं, साल दर साल, दिन प्रतिदिन, महीना दर महीना बढ़ता रहा है। और वो आक्रोश अब बीजेपी के सरकार को चलवाने वाले
बैसाखियों के ऊपर बीजेपी से ज्यादा कहीं भारी न पड़ जाए, ये डर सभी सहयोगी दलों को सता रहा है। तभी चिराग पासवान के मुंह से भी बोल निकल रहे हैं, जेडीयू के नेता भी अलग स्टैंड रख रहे हैं। टीडीपी अमरावती में बैठ करके सत्ता के साथ खेल करने में लगी है और महाराष्ट्र में जहां गिव एंड टेक वाला रिलेशन है, एकनाथ शिंदे गुट के साथ एक हाथ दे एक हाथ ले वाली स्थिति है कि समर्थन दिल्ली में देना है और महाराष्ट्र में समर्थन लेना है, वहां भी स्थितियां अनुकूल नहीं है। अजीत पवार तो जाति जनगणना का समर्थन करने की हद तक चले गए हैं। जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे पर लंबे समय तक चुप रह पाएंगे, गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि वही तो उनके वोट का आधार है। तो ये गठबंधन टिकता हुआ दिखाई नहीं देता, और जब गठबंधन नहीं टिकेगा तो सत्ता नहीं टिकेगी। देखते हैं गठबंधन और सत्ता, इन दोनों की मियाद महाराष्ट्र चुनाव के बाद कितने दिनों तक और है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।